नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर के थर्ड लेक्चर की बात करने जा रहे हैं। इसके पहले तक अभी हमने 3 लेक्चर्स को अपलोड करा है, तो गाइज अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर विजिट करिए एंड उन लेक्चर्स को देखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो ये है कि मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीन्स शिक्षा मनोविज्ञान की क्या विधियां हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है जिसके थ्रू हम एग्जाम में अच्छे नंबर्स, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपनी विधियों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो आपका, हम लोग इसको समझते हैं कि विधियां है क्या, ये होती क्या है। तो जहाँ मनोविज्ञान में प्राणियों एवं पशु पक्षियों दोनों के ही व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मीन्स जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पर सबके ही व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लाइक बर्ड्स हो गया, एनिमल्स हो गया, फिर ह्यूमन बींग्स। बट वहीं पर इफ़ वी आर टॉक अबाउट ना एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों की बात करते तो सिर्फ और सिर्फ प्राणियों के व्यवहार का ही अध्ययन शामिल है। मीन्स जब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही हम फॉर्मली तरीके से, जहाँ पर उनके एग्जाम होंगे, फिर उनको डिग्री दी जाएगी ना, तो उनको ही एडुकेटेड कर सकते हैं, मतलब एजुकेटेड कर सकते हैं, उनको ही शिक्षित किया जा सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में सिर्फ और सिर्फ हम प्राणियों के, यानी कि जो व्यक्ति, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं। ठीक, उसके बाद यह अध्ययन भी केवल शैक्षिक परिस्थितियों में ही संभव है। मीन्स जैसे होता क्या कि हम जब पैदा होते हैं और जब तक पढ़ते रहते हैं, तो अगर हम फॉर्मली किसी भी क्लास में जाते हैं, किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में इनरोल्ड होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हम पढ़ते हैं, हमारा एग्ज़ाम होता है, फिर उसमें हम पास होते हैं, फिर हमारा परसेंटेज बनता है कि हाँ हम किस परसेंटेज से पास हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होता है। फिर उसके बाद हमें प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो एक पूरी ओवरऑल शैक्षिक परिस्थितियों में ही इसको हम लागू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उपर्युक्त तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ वैज्ञानिक और समान होनी चाहिए। मतलब चाहे आप मनोविज्ञान की बात करें फिर शिक्षा मनोविज्ञान की, लेकिन उसकी जो वैज्ञानिकता होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम पर्सनल बायस से मतलब फुल कर दें, या फिर उसमें हम किसी भी जो हमारे लाइक वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारे कंट्रोल नहीं हो पाते, उनको हम इसमें लाइक जो कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं उनको ना हटाएं। तो ये सारी चीज़ें हम इन सब बातों का ध्यान में रखना होगा। उसके बाद इसी कारण वर्तमान समय में दोनों की विधियां जो है वो वैज्ञानिक और समान होती हैं, तथा दोनों ही अध्ययन विधियों का अपना अपना इतिहास है। आइए हम लोग इसको समझने की और कोशिश करते हैं। चूँकि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, हमें ये भी पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, अतः इसके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सत्य होना भी आवश्यक है। मीन्स इसके द्वारा अध्ययन करने के बाद जो भी निष्कर्ष आते हैं उनका क्या करना, उनका हमें सत्यापन करना भी आवश्यक है कि क्या ये जो विधियाँ हमारे सामने, जो हमने जिस पे अध्ययन करा है, क्या ये सत्यापित हो पा रही हैं, क्या ये इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इन सारी विधियों का एक प्रॉपर कंक्लूजन निकलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा मनोविज्ञान को अपने अध्ययन में अनेक अध्ययन विधियों का प्रयोग करना होगा। मीन्स अगर हम लोग मनोविज्ञान की बात करें तो उसकी अपनी विधियाँ हैं, और अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं, उससे एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसकी अपनी अपनी अध्ययन विधियाँ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक परिस्थितियों में ही लागू की जा सकती है। अतः वर्तमान समय में मनोविज्ञान के अध्ययन और अनुसंधान के लिए सामान्यतः जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उनकी कार्य प्रणाली के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मीन्स कि अगर यहाँ पर हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों का बात करें ना, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आइए हम लोग उसको समझने की बात करते हैं कि वो 2 भाग कौन कौन से हैं जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो पहला हमारा है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। पहला आपका क्या है, आत्मनिष्ठ या फिर अवलोकन विधियाँ। दूसरी आपकी वस्तुनिष्ठ या विवरणात्मक विधियाँ, जिसको कि प्रतिपादन विधि भी कहते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जर्वेशनल मेथड, दूसरा ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपोजिशन मेथड्स। आइए हम लोग एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है आत्मनिष्ठ, मीन्स सब्जेक्टिव। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये वो विधियाँ होती हैं जो व्यक्ति के आंतरिक अनुभव, मीन्स व्यक्ति का जो अपना इंटरनल एक्सपीरियंस होता है और जो उसके अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, है ना, और उसकी जो अपनी पर्सनल लाइक थॉट्स होते हैं, अपनी अनुभव होते हैं, अपने विचार होते हैं, अपनी भावनाएं होती हैं, इस पर केंद्रित होती है। जहाँ अध्ययन के लिए व्यक्ति स्वयं के अनुभवों का निरीक्षण करता है। मीन्स हम कह सकते हैं इंट्रापर्सनल होती हैं ये, जब हम सेल्फ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इस विधि को अंतर्दर्शन
है ना। अब देखिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको किस किस और नाम से जाना जा सकता है। पहला तो है आपका अंतर्दर्शन, दूसरा आपका कौन सा है, अंतः निरीक्षण, मतलब हम अपने अंतःकरण को निरीक्षण करते हैं। फिर अंतर्मुखी अवलोकन विधि भी कह सकते हैं, मीन्स हम अपने अंदर, जहाँ पर हम इंटरनल की बात करते हैं। फिर इसका नाम दिया किसने था, इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक लॉक से संबंध है, मतलब इसको जॉन लॉक ने किया था, बट इसको विलियम वुंट ने भी अपनी अध्ययन में लागू किया था, जो कि मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, मतलब फादर ऑफ साइकोलॉजी। 1879 में लिपजिग, कोलकाता के लिपजिग में इन्होंने स्थापित करा था, सॉरी जर्मनी के लिपजिग विश्वविद्यालय में स्थापित करा था 1879 में। तो उन्होंने भी इंट्रोस्पेक्शन मेथड की बात करी थी कि हम अपने आप को, अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को, अपनी अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे हम समझ सकते हैं, तो इनकी बात किया था उन्होंने। फिर लॉक के अनुसार द नोटिस विच द माइंड टेक्स ऑफ इट्स ओन ऑपरेशंस, मीन्स कि मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण, मीन्स हम क्या क्रियाएं कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं इंटरनली, उसी का जो निरीक्षण करना, वही आपकी आत्मनिरीक्षण विधि कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। फिर इस प्रकार शाब्दिक अर्थों में हम कह सकते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन, जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला आपका इंट्रो, दूसरा आपका स्पेक्शन, है ना। हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसकी मीनिंग क्या है। इंट्रो मीन्स क्या होता है कि भीतर या अंदर, तथा स्पेक्शन का मतलब क्या है, झांकना, मीन्स अतः इसका अगर हम लोग इंट्रोस्पेक्शन की मीनिंग की बात करें तो अपने अंदर या अपने भीतर झांकना, मीन्स अपने आप को समझना, ठीक है। और जैसे हमने इसके पहले चर्चा करी थी ना, वुडवर्थ ने इसे क्या बोला है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन विधि माना है, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू स्टाउट उन्होंने क्या बोला है कि टू इंट्रोस्पेक्ट is to attain to the working of our own mind and systematic way, means जब हम सिस्टमैटिक वे से अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी थॉट प्रोसेस को, अपनी अंतःक्रिया को समझते हैं, तो यही आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहलाता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसकी व्याख्या करते हुए बी एन झा ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है, मीन्स वही कि हमारे अपने जो अपनी क्रियाएं हैं उसको निरीक्षण करने की एक प्रक्रिया या एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है, मीन्स अपने आप को निरीक्षित करना, अपने आप को ढूंढना, अपने आप को टटोलना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, यही है, जिसमें हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावनाओं, मतलब वही ना, अपने जो हमारे इमोशंस हैं और प्रत्येक प्रकार की प्रतिक्रियाओं, जो हमारे अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, उनका निरीक्षण, विश्लेषण एवं वर्णन करने से है, मीन्स अपने आप को समझना, फिर अपने को ही रिफ्लेक्ट करना, जो अपने थॉट प्रोसेस है उसका विश्लेषण, उसके एनालिसिस करना, फिर उसको डिस्क्राइब करना, उसका वर्णन करना। इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया कि आत्मनिरीक्षण विधि क्या है, क्या नहीं है। आइए हम लोग उसको और समझने की कोशिश करते हैं कि स्टाउट्स ने इसके इंट्रोस्पेक्शन मेथड के 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला आपका कौन सा है, आइए हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो है कि किसी बाहरी वस्तु को देख करके मन में स्वयं ही उसके बारे में चिंतन करने लगना, मीन्स जब हम किसी बाहरी वस्तु को देखते हैं तो उसको क्या करते हैं, अपने मन में हम चिंतन करने लगते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कि मनुष्य अपनी ही क्रियाओं और शक्तियों में सुधार के बारे में सोचता है, मीन्स हमारी जो भी क्रियाएं, जो भी हमारी शक्तियां हैं ना, उसके बारे में सोचते हैं और उस पर हम काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपकी जो ईस्टर्न साइकोलॉजी है ना, उसमें यही बात करते हैं, लाइक आपको कुंडलिनी योगा हो गया, उसके बाद उसमें जो चक्रास हैं, 7 चक्रा हैं, फिर आपका इंटीग्रल योगा हो गया, श्री अरविंद होगा, तो उसमें तो यही बताया गया ना कि हमें जो हमारी इंटरनल विल्स हैं, जो पावर है, उसके बारे में हमें देखना, फिर उसके बारे में हमें काम करना, चिंतन करना, मनन करना। तो और उसके बाद उसके उन्होंने 3 स्टेप्स बताया ना कि चिंतन, मनन, निदिध्यासन, ऐसे करके कुछ 3 ऐसे उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। तो इस प्रकार से है। उसके बाद है मनुष्य अपनी ही किसी क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में स्वयं ही सोचने लगता है, मीन्स अब उसको, यानी कि उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखी है इसके 3 पॉइंट्स। आइए अब हम लोग नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगला निरीक्षण विधि, नेक्स्ट हमारी आते हैं निरीक्षण विधि, यानी कि निरीक्षण विधि में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी विधियाँ होती हैं, क्या होती हैं, कैसी होती हैं। निरीक्षण विधि शिक्षा मनोविज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण है, मीन्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है आपकी,
ठीक है। इसमें है क्योंकि यह छात्र के वास्तविक व्यवहार और व्यक्तियों को समझने का सरल एवं प्रभावी तरीका है, जिसमें बच्चे या व्यक्ति के व्यवहार, आदतों, गतिविधियों और प्रतिक्रियाओं, मीन्स इसमें क्या क्या चीज़ें हमें शामिल होती हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने का एक सरल एवं प्रभावी साधन है। इसमें हम लोग व्यक्ति के व्यवहार, आदतों, गतिविधियों और प्रतिक्रियाओं को प्राकृतिक परिस्थितियों में देखकर अध्ययन करते हैं। मीन्स जिस तरीके से वो है उसी ही तरीके से हम उनको देखने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी प्रकार की पूछताछ या परीक्षा नहीं की जाती, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन मीन्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ये हम कह सकते हैं कि ये इसमें ना किसी प्रकार की बायस नहीं हो सकती हैं और ये किसी भी प्रेशर में आकर के नहीं होती हैं। ये एक्चुअली में ओरिजिनल हमारा जो होता है वो कंक्लूजन निकल के आता है हमारे सामने। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। इस पद्धति के 3 प्रमुख चरण बताए गए हैं। किसके? निरीक्षण विधि के। क्या क्या है? सबसे पहले आपका जो है वो व्यवहार को देखना, मीन्स व्यवहार को ऑब्जर्व करना। फिर उसके बाद आपका जो है व्यवहार का अंदाज़ा, मतलब उसका प्रिडिक्शन करना, उसका अनुमान लगाना कि हाँ ये हो सकता है तो ये हो सकता है, अगर ये होगा तो ये होगा। लाइक अगर हम खाना खाएंगे तो हमें हमारी जो भूख है, जो हमारा हंगर है, जो हमारी भूख है वो शांत हो जाएगी। फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करना, मीन्स उसको डिस्क्राइब करना, उसका वर्णन करना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी को अवलोकन कर रहे हैं किसी का, तो जैसे किसी के कोई छोटा सा बच्चा है, उसके सामने एक भालू आता है, तो हम यही देखते हैं कि हाँ देखो अब इस भालू के आने पर बच्चे का व्यवहार क्या होगा, या तो वो उसके पास जाएगा, उससे खेलेगा, या फिर उससे डर के भागेगा। फिर व्यवहार का अंदाजा लगाना, वही कि हम उसको लगा रहे हैं ना कि हाँ क्या करेगा क्या नहीं। फिर व्यवहार जो उसका प्रतिपादन होगा कि वो भागेगा या फिर डर जाएगा। फिर उसकी व्याख्या करना कि बच्चा वहाँ पे था, उसका वहाँ पर एक भालू आया, फिर उसने देखा, उसके मन में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, फिर वो भागा और वो डर गया। इस तरीके से हम उसका अनुमान लगाते हैं, उसको देखते हैं, फिर उसको हम एक कंक्लूजन पर आते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह प्राकृतिक व्यवहार को समझने का एक महत्वपूर्ण ही तरीका है। इसमें व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं होता है। यह वास्तविक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करता है। अध्ययन सजीव, प्रत्यक्ष और ठोस तथ्यों पर आधारित होता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हाँ निरीक्षण विधि की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। फिर अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। पहला इसमें आपका है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, दूसरा आपका है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, तीसरा स्ट्रक्चर्ड एंड चौथा अनस्ट्रक्चर्ड। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट मीन्स एक प्रकार से ओवर्ट बिहेवियर, मीन्स जो दिखता है, जो प्रत्यक्ष तरीके से ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है उसी को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट जो होता है उसको यह जानकारी होता है कि हमें वॉच किया जा रहा है, कि हमें देखा जा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से, लेकिन इसमें जो उसमें व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा ना वो कहीं ना कहीं सजग हो जाएगा, वो अवेयर हो जाएगा। तो इसमें एक साइंटिफिक तरीके से हम प्रॉपर कंक्लूजन में नहीं निकल सकते। इसके अपेक्षा जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है मीन्स आपका कोवर्ट है ना, यानी कि जहाँ पर अप्रत्यक्ष तरीके से, इसमें क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट होता है, जो जो सब्जेक्ट होता है उसको वह अनअवेयर होता है कि वह स्टडी का, वह अध्ययन का एक पार्ट है। समझ में आया? जहाँ पर हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट को पता होता है कि हमें वॉच किया जा रहा है। वहीं पर इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में, जिसको कि हम कोवर्ट ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष अवलोकन कह सकते हैं, इसमें डायरेक्ट उसमें स्टडी यानी कि जो आपका पार्टिसिपेंट होता है उसको नहीं पता होता कि हमें वॉच किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। फिर अगला आपका जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि संरचित अवलोकन है। इसमें क्या होता है कि ये प्री डिफाइंड एक प्लान होता है, शेड्यूल होता है, एक फिक्स सेट होता है जो व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं, और यह मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा रिजिड होता है और ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद अगला आपका अनस्ट्रक्चर्ड, इसमें क्या होता है कि यह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि यह लचीली होती है और ये ओपन एंडेड होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मतलब कि बाउंडेशन नहीं होता, कोई वो प्रेशर नहीं होता है कि नहीं आपको ये करना ही होगा। ये ओपन एंडेड होता है और इसमें जो ऑब्जर्वर होता है, यानी कि जो अवलोकन करता होता है, वो व्यक्ति के व्यवहार का जो ऑब्जर्वेशन करता है ना, वो बिना ही किसी प्री डिफाइंड लिस्ट के या फिर सूटेबल या फिर किसी भी नेचुरल उसके क्या कहते हैं, बिना किसी प्रेशर के
ऑब्जर्वेशन करता है। ये क्या करता है कि ये नेचुरल परिस्थिति में होता है, ठीक। और ये मुझे लगता है कि इनडायरेक्ट एंड अनस्ट्रक्चर्ड इज बेटर दैन डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ, ये तो रही जो आपकी जो वस्तु आत्मनिष्ठ विधियाँ थी, उसकी 2 विधियाँ हम लोगों ने ऊपर समझा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं आपकी वस्तुनिष्ठ विधियाँ की, जिसको जिसको कि आपका लाइक प्रतिपादन विधियाँ भी कहते हैं या फिर विवरणात्मक विधियाँ भी कहते हैं। वो ये जो कि ये ऑब्जेक्टिव होती है। हम लोगों ने आत्मनिष्ठ विधियाँ देखी थी ना, वो आपकी सब्जेक्टिव होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियों की, तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव, हाँ, ऑब्जेक्टिव होती है। मीन्स यहाँ पर प्रयोगकर्ता का यानी कि एक्सपेरिमेंटर का कोई भी बायस नहीं होता है, वो फ्री ऑफ बायस होता है, कोई प्रेजुडिस नहीं होता। तो इस तरीके से ये ज़्यादा बेहतर होती है किसी भी डेटा को जनरलाइज करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव विधियाँ होती क्या है, ठीक। इसको आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वस्तुनिष्ठ विधियाँ वो विधियाँ होती हैं कि जिनमें हम तथ्यों की पूरी तरह से मतलब वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम सुलझा सकते हैं। मीन्स इसमें पूरी की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं को ही शामिल किया जा सकता है। जैसे उसमें क्या था, उसमें हम लोग अपने विचार अपने अनुसार अपने आत्मनिरीक्षण को देखते थे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम वैज्ञानिक तरीके से विधियों का अवलोकन करते हैं, उनका प्रतिपादन करते हैं और किसी भी कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव मेथड्स आर दोज मेथड हु स्टडी एंड मेजर इन विच conclusion are based on observational facts, data and scientific procedure free from personal bias। वही ये पर्सनल बायस से फ्री होता है और यहाँ पर हम साइंटिफिक तरीके से जनरलाइज करते हैं डेटा को, ठीक है ना। मतलब उसका अध्ययन करते हैं, फिर उसका जनरलाइजेशन करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की विधियाँ आती हैं। हम लोग एक एक को समझने की कोशिश करते हैं कि पहली विधि हमारी कौन सी है, ठीक है। सबसे पहली आपकी क्या है, वो प्रयोगात्मक विधि है। मीन्स एक्सपेरिमेंटल मेथड, मीन्स यह शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में उपयोग होने वाली एक महत्वपूर्ण विधि है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर किसी भी उसका यूज़ किया जाता है आपके ऑब्जेक्टिव मेथड में, तो वो आपकी एक्सपेरिमेंटल मेथड ही है। इसमें क्या होता है, किसी भी घटना, व्यवहार या फिर जिसमें किसी भी घटना, व्यवहार या सिद्धांतों की जांच के लिए क्या करते हैं, नियंत्रित परिस्थितियाँ मीन्स कंट्रोल्ड कंडीशन बनाई जाती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लाइक इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आगे हम लोग उसको अभी समझने की कोशिश करते हैं, और मतलब बनाई जाती है और परिणाम देखे जाते हैं। अगर प्रयोगात्मक विधि की वास्तविकता को समझने का प्रयास करें तो वो इस प्रकार से, आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें होता क्या है कि जब किसी भी मानसिक या व्यवहार संबंधी तथ्य का अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन ला करके आश्रित चर मीन्स आपका जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसके प्रभाव को देखने के लिए किया जाता है, तो इसे ही प्रयोगात्मक विधि कहा जाता है। मीन्स यही कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लाइक परिवर्तन देखना चाहते हैं, उसमें मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, तो फिर हम डीवी का उस पर प्रयोग करके देखते हैं कि इसका क्या परिणाम प्राप्त हो सकता है। इसके जो सम की एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो क्या क्या है। पहला आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वह कारक जिसे शोधकर्ता बदलना चाहता है, ठीक, या फिर जिसमें मैनिपुलेशन, वो आपका आईवी होगा। यानी कि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि वह विधि बताए जिसमें जो आपका अध्ययन करता होता है, जो शोध करता होता है, जो एक्सपेरिमेंटर होता है, वो मैनिपुलेशन करना चाहता है, वो आपका स्वतंत्र चर होता है। आश्रित चर जिसका परिणाम देखा या मापा जाता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइक हाँ, ज़्यादा प्रैक्टिस से एग्ज़ाम में हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस क्या करना है, ये आपका स्वतंत्र चर है, आईवी है। और एग्ज़ाम में गुड मार्क्स लेना यानी कि अच्छे मार्क्स को अचीव करना, वो आपका आश्रित चर है। मीन्स आपके पढ़ाई पर, आपकी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम का स्कोर। तो हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि इसको अपनी पढ़ाई को कम या ज़्यादा या फिर और ज़्यादा कर सकते हैं, और इसी के आधार पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि हमारा रिजल्ट आएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला है नियंत्रित चर। मीन्स जिसको कंट्रोल करके रखना होता है। अन्य सभी कारक जिन्हें नियंत्रण में रखा जाता है। लाइक जब हम लोग एक वास्तविक अध्ययन करते हैं ना प्रयोग का, तो उसमें व्यक्ति की आयु,
व्यक्ति की लाइक सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, व्यक्ति का जो एज है, व्यक्ति का जो क्वालिफिकेशन है, और व्यक्ति की जो संस्कृति है ना, यहाँ तक कि हम सारी चीज़ों का ध्यान में रख करके फिर अध्ययन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद है इसमें 2 ग्रुप बनाते हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप। प्रयोग समूह वो होता है जिस पर लागू किया जाता है, और जो नियंत्रित समूह होता है जिस पर लागू नहीं होता है। मीन्स 2 ग्रुप बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 100 बच्चों का एक अध्ययन करना चाहा, तो उसमें हमने 50 को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा और 50 को नॉन एक्सपेरिमेंटल में, तो कंट्रोल ग्रुप में। और 50 ऐसे हैं जिनको ट्रीटमेंट देंगे, 50 ऐसे हैं जिनको बस शुगर पिल देंगे, एक प्रकार से मतलब एक छोटी सी गोली की, हाँ उनको लगता है कि हाँ हमारे ऊपर भी किया जा रहा है, बट एक्चुअली उनके ऊपर नहीं, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उन्हीं के ऊपर करते हैं। इस तरीके से हमारे, लेकिन हमें इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी साइकोलॉजी नहीं है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो हमें बस उतना ही करना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक विधि में नियंत्रित वातावरण में अध्ययन किया जाता है। मीन्स कंट्रोल, आपकी जो लाइक परिस्थितियाँ होती हैं उसे क्या किया जाता है, वो कंट्रोल किया जाता है, मीन्स नियंत्रित किया जाता है। ठीक, उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं कि इसके परिणाम वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय होते हैं। मीन्स ये वैलिड एवं रिलायबल होते हैं। ठीक, तथा कारण और प्रभाव मतलब कॉज एंड इफेक्ट आसानी से हम उसका स्थापित कर सकते हैं, एवं अध्ययन से प्राप्त परिणाम का सामान्यीकरण, मीन्स उसका जनरलाइजेशन किया जा सकता है। चूँकि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम सारे प्रोसीजर को फॉलो करके चलते हैं, इस वजह से यहाँ पर जनरलाइजेशन पॉसिबल है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें क्या क्या होता है, फील्ड एक्सपेरिमेंटल यानी कि जिसको नेचुरल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद है आपका सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, उसके बाद नियंत्रित प्रयोग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, रैंडमाइज एक्सपेरिमेंट, उसके बाद डबल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, उस क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, उसके बाद है प्रयोग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। मतलब अलग अलग प्रकार की विधियां हैं जो आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करते हैं, लेकिन हमें उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें नहीं होती हैं। फिर अगली इसमें आती है साक्षात्कार विधि, मतलब इंटरव्यू मेथड। इसमें क्या होता है कि आमने सामने मतलब फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। इसमें व्यक्ति के भावनाओं और समस्याओं को समझना होता है। अगर हम लोग इसको क्लिनिकल सेटिंग में लाइक अप्लाई करते हैं तो व्यक्ति की भावनाओं, उनकी समस्याओं को जान करके फिर एक कंक्लूजन पर उनको गाइडेंस देते हैं। बट अगर हम किसी भी जॉब के पर्पज से करते हैं या फिर किसी भी लाइक एग्जाम के पर्पज से करते हैं, तो वहाँ पर आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को मेज़र किया जाता है कि हाँ कि इस व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं हैं, कि इस सिचुएशन में इसको कैसे हैंडल कर सकता है, कैसे नहीं। इसमें भी आपके बहुत प्रकार से स्ट्रक्चर्ड है, नॉन स्ट्रक्चर्ड है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं प्रश्नावली क्वेश्चनर मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति से क्या किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति की मनोदशा को समझकर उन्हें परामर्श दिया जाता है। इसके द्वारा समय की बचत और बड़े समूह पर इसका उपयोग किया जा सकता है। मीन्स या तो हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चनर को लिख करके, आइटम्स को लिख करके लोगों तक देते हैं, या फिर उनसे हम क्वेश्चन को पूछते हैं, फिर उसके बाद हम उसी क्वेश्चनर पर आंसर टिक करते हैं, इस तरीके से। उसके बाद है आपका सर्वे मेथड, मीन्स आपका सर्वेक्षण विधि। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं कि बड़ी जनसंख्या पर अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी जनसंख्या इन द सेंस कि जहाँ पर लाइक जैसे हम लोग सरकार की कोई योजना होती है, जनगणना है ना, एक शब्द उसमें आता है जनगणना, तो वो कहीं ना कहीं सर्वेक्षण विधि का ही, यानी कि सर्वेक्षण मेथड का ही, सर्वे मेथड का ही एक एग्जाम्पल है। तो हम जिसको बड़े जियोग्राफी पर लागू कर सकते हैं। फिर अगला है केस स्टडी। मतलब इसमें केस स्टडी में क्या होता है कि किसी भी प्राणी का गहन अध्ययन कर विशेष समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि डेप्थ स्टडी, किसी भी व्यक्ति का डेप्थ एनालिसिस करना, उसको डीपली समझना। जो आपने देखोगे साइको एनालिसिस के फादर हैं, 1900 में उन्होंने स्थापित करा था सिगमंड फ्रायड, और उन्होंने अपनी स्टडी में यानी कि अपने जो उनकी थेरेपी थी ना, उसमें उन्होंने केस अध्ययन ही करा, केस स्टडी को ही लिया है कि मतलब व्यक्ति के डीप को समझना, व्यक्ति की जो अंतरात्मा है, जो व्यक्ति का अनकॉन्शियस है, उसको समझना, फिर उसके बाद से उनको ट्रीट करना। तो उन्होंने इसके थ्रू क्या करते हैं, व्यक्ति का हम गहन अध्ययन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी कोई भी क्लाइंट्स हो सकता है, कोई भी क्रिमिनल हो सकता है, कोई भी आपराधिक बच्चा हो सकता है, कि इसके पीछे का क्या क्या कारण हो सकता है, हम डीप और इनडीड स्टडी करते हैं। तो ये आपकी केस स्टडी हुई। फिर अगला हम लोग समझने की कोशिश करते हैं समाजमिति विधि, मीन्स सोशियोमेट्रिक स्टडी। इसमें क्या करते हैं कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन कर व्यक्ति को सही दिशा देना। जैसे एक आपका इसमें टेस्ट और आता है ना, TAT, उसमें भी हम व्यक्ति के सामाजिक
संबंधों का अध्ययन करते हैं, थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट मरे एंड मार्गन ने 1937 में दिया था। उसमें भी क्या कर सकते हैं, उसमें भी हम करते हैं कि हाँ व्यक्ति के सामाजिक अध्ययन को समझने की कोशिश करते हैं। और जो आपका TAT है ना, वो डिफेंस में और बाकी हर जगह हर सेटिंग्स में अप्लाई होता है, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट है आपका, लेकिन वो साइकोलॉजी के लिए यूजफुल है, यहाँ के लिए उतना नहीं। फिर जीवन इतिहास विधि मीन्स लाइफ हिस्ट्री मेथड, कि जीवन के संपूर्ण अनुभवों का अध्ययन करना, कि अगर ये चीज़ें हुई थी तो क्यों हुई थी, अगर ये होना था तो क्यों होना, तो इस तरीके से जीवन के इतिहास के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आज के टाइम पे कोई अगर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, या फिर कोई एक IAS ऑफिसर है, या फिर कोई एक लाइक कोई भी हो सकता है, तो हम उसके पीछे जो व्यतीत हुआ जीवन होता है कि उन्होंने कैसे, किस बैकग्राउंड से उन्होंने अपना पढ़ाई कैसे की, उनके शेड्यूल क्या थे, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी थी, कहाँ से उन्होंने कोचिंग करा था, तो ये सारी बातें जो आती हैं वो व्यक्ति के जीवन के इतिहास के बारे में होती है। अब ये नहीं कि सिर्फ ये एजुकेशनल सेटिंग में भी अप्लाई हो, ये किसी भी सेटिंग्स में अप्लाई हो सकता है। ओके, अगला हम लोग देखते हैं नृवंश विज्ञान एथनोग्राफिक मेथड। इसमें क्या होता है कि सीखने का सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करना, मीन्स व्यक्ति की जो व्यक्ति है वो किस संस्कृति से बिलोंग करता है, कहाँ से वो आया है, कहाँ से नहीं आया है, तो इस तरीके से हम लोग उसके सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग संस्कृति को अपनाई जाती है, तो उस तरीके से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। उपरोक्त विधियों का वैज्ञानिक एवं जो उपरोक्त हमारी ये सारी विधियाँ है ना, ये वैज्ञानिक है एवं विद्यार्थी केंद्रित हैं, मतलब यह स्टूडेंट को अपने सेंटर में रख करके अपने सारे अध्ययन को करता है। तो गाइस ये रहा आज का लेक्चर, होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, एंड थैंक यू सो मच गाइस।